नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का स्टडी लूप में। दोस्तों यार, आज की वीडियो शुरू करने से पहले ना मैं पिछली वीडियो में कुछ गलत बोल दिया था, उसके लिए माफ़ी मांगना चाहता हूँ। क्या करें, इंसान गलतियों का पुतला है। मेरे से भी हो गई गलती, मैंने गलती से मुंह से निकल गया मेरे कि 90+ लाने हमें। लेकिन हमें यार 100 आउट ऑफ 100 चाहिए। ये 95 हो 100 हो, जितने मिल जाए उतने कम है। वो मजाक की बात नहीं है यार, सही मिला भी सकते हैं। क्या करना है, स्टडी लूप की वीडियोज़ ही तो देखनी है। वीडियो देखते जाओ, मज़े करते जाओ और चुटकियों में मार्क्स आ जाएंगे। टेंशन नहीं लेनी है बिल्कुल भी। तो आज की शुरू करते हैं वीडियो। आज हम बात करेंगे हीटिंग इफेक्ट के बारे में। थंबनेल के ऊपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो डायरेक्टली हीटिंग इफेक्ट पे छलांग नहीं मारते हैं, पोड़ी पोड़ी करके कुछ टर्म्स हैं, कुछ और कंसेप्ट्स हैं, उनको समझते हैं, फिर हीटिंग इफेक्ट की तरफ जाएंगे। तो मतलब कुल मिला के मज़ा आज की वीडियो में भी बहुत ज़्यादा आने वाला है और हर वीडियो में ही आता है यार हमारी। तो शुरू करते हैं जल्दी से। तो सबसे पहले जिस कंसेप्ट के बारे में हम समझने वाले हैं और पढ़ने वाले हैं वो है इलेक्ट्रिक पावर के बारे में। अब क्या होता है इलेक्ट्रिक पावर? पावर तो सबको पता है क्या होता है। अब इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है? देखिए कि जितना भी इलेक्ट्रिक काम हुआ है, ठीक है ना, जितना भी इलेक्ट्रिक काम हुआ है पर यूनिट टाइम के अंदर, उसको कहते हैं हम इलेक्ट्रिक पावर। ये डेफिनेशन अगर नहीं अच्छी लग रही तो एक और है हमारी इसके लिए कि पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है। ध्यान से सुनो, पर यूनिट टाइम के अंदर कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई है उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक पावर। तो इसका एक हमारे पास फॉर्मूला भी होता है और इसको पहली बार डिनोट करते हैं पी से हम। तो इसका एक फॉर्मूला है हमारे पास जो है W/T। W क्या है? वर्क डन, और T क्या है? टाइम टेकन हमारे पास। इतना तो समझ आ गया होगा। इसकी यूनिट जो है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसकी यूनिट होती है वॉट, ठीक है, वाट नहीं वॉट, ठीक है। ये जो वॉट है, 1 वॉट इक्वल होता है 1 जूल ओवर 1 सेकेंड के, ठीक है। क्या होता है? 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल ओवर 1 सेकेंड। वही ना, वर्क की यूनिट और देन हमारी टाइम की यूनिट। इतना क्लियर? अब ये जो वॉट है ना, इसके साथ एक प्रॉब्लम है कि ये बहुत ज़्यादा छोटी यूनिट है। तो कमर्शियल अगर यूज़ में हम लाएं तो हमें एक बड़ी यूनिट चाहिए। तो उसके लिए हम जो है यूज़ करते हैं एक और यूनिट हमने ईजाद करी है, 1 किलो वॉट, ठीक है। किलो वॉट को यूज़ करते हैं तो 1 किलो वॉट इक्वल होता है 1000 वॉट के। इतना भी समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात। तो अब ये जो P इज इक्वल्स टू W/T, मतलब पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन ओवर टाइम टेकन जो है, इसको ध्यान रखो। अब इस इक्वेशन को, अब इसके बलबूते के ऊपर हम कुछ और फॉर्मूलाज जो हैं पावर के लिए डिराइव करने वाले हैं। बहुत मज़ा आएगा उसमें भी। तो फॉर्मूलाज की बात करें अब हम, तो बेसिकली अब सिर्फ 3 फॉर्मूलाज जो हैं हम टोटल 3 कह लो, हाँ 3 फार्मूलाज जो हैं हम डराइव करने वाले हैं इसी एक फार्मूले की मदद से। तो सबसे पहले से शुरुआत करते हैं अब हम। देखिए अब वर्क क्या होता है ये आप लोगों को अच्छे से पता ही होगा, इसके अंदर कोई डाउट नहीं है ना। वर्क क्या होता है? वोल्टेज इनटू करंट इनटू टाइम टेकन, इसी को कह रहे हैं वर्क। इलेक्ट्रिक वर्क की बात कर रहा हूँ मैं, वैसे नहीं, ठीक है ना, कि वर्क डन बाय करंट व्हेन फ्लोइंग फॉर टाइम t अंडर पोटेंशियल डिफरेंस V, इसको कहते हैं वर्क डन। तो इसी की मदद से हम डिराइव करें अगर, तो P को हम कह सकते हैं V इंटू आई इंटू टी ओवर टी, ठीक है ना। वही वर्क का जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा उसी को हमने कर दिया, तो T से T कैंसिल हो गया। सो P अब हमारे पास क्या बन गया? V इंटू आई, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट। पहला फॉर्मूला ये हमने डिराइव कर लिया सक्सेसफुली। तालियां बजा लो अपने लिए, बजा ली। दूसरे फॉर्मूले की तरफ चलते हैं अब हम। अब दूसरा फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई हमने निकाल लिया। अब V की वैल्यू हमें ओम्स लॉ से पता है, I इंटू आर होती है ना। अब इसी को हम यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे क्या करेंगे? अब इसके अंदर V की जगह हम लिख सकते हैं I इंटू आर और ऊपर से इंटू आई। तो क्या बन गया अब नया फॉर्मूला हमारे पास दूसरा? P इज इक्वल्स टू आई स्केयर आर। दूसरा फॉर्मूला भी हमने सक्सेसफुली डिराइव कर लिया। दोबारा से तालियां बजा लो अपने लिए, बजा ली। तीसरे फॉर्मूले के ऊपर चलते हैं अब हम। अब तीसरा फॉर्मूला भी सेकंड जैसा ही है, बस V की जगह इस बार हम I की वैल्यू निकालने वाले हैं कि P इज इक्वल टू V इंटू आई पता है हमें, और ओम लॉ की मदद से हमें I की वैल्यू पता है V ओवर R होती है। तो बस उसी वैल्यू को उठा के इसके अंदर डाल देंगे हम, P इज इक्वल टू V स्क्वायर ओवर R बन जाएगा। तीसरा फॉर्मूला भी हो गया। अब तो जोरदार तालियां बजाओ अपने लिए, नाच लो बेशक एक बार के लिए। हो गया नाचना? चलो शुरू करते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। तो ये तो रही बात इलेक्ट्रिक पावर की। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी की।
तो अब एनर्जी के लिए भी एक फॉर्मूला डराइव कर ही लेते हैं, ठीक है। पावर के लिए कर लिया, एनर्जी के साथ हम भेदभाव नहीं करेंगे यार, हमें भेदभाव बिल्कुल नहीं पसंद है। वी आर स्ट्रिक्टली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन। मजाक बहुत हो रहा है, चलो सीरियसली समझते हैं। अब पावर तो हमें पता चल गया ना कि एनर्जी ओवर टाइम टेकन बोल सकते हैं, इसे बताया था ना कि एनर्जी पर यूनिट टाइम कितनी कंज्यूम हुई है, ये बोल सकते हैं हम इसे। तो यहीं से एनर्जी के सीधा सीधा हम एक फॉर्मूला निकाल लेते हैं ना कि एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक है ना। तो सिंपल भाषा में उसको लिखें तो P इंटू टी, एनर्जी को डिनोट करेंगे यहाँ से हम E से, तो फॉर्मूला बन गया E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। बहुत आसान था ना, ऐसे ही है यार, पूरा बहुत सब कुछ बहुत आसान लगेगा स्टडी लूप से पढ़ोगे तो। हाँ चलो अब आगे चलते हैं। ये तो बात होगी ओवरऑल एनर्जी और पावर की। अब हम बात करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कि हमारे जो घरेलू यूज के अंदर हम एनर्जी यूज करते हैं इलेक्ट्रिकल, उसकी यूनिट के बारे में बात करेंगे। तो घरेलू यूज में हम जो यूनिट यूज करते हैं उसे बोलते हैं किलोवाट पर आवर। क्या बोलते हैं? किलोवाट पर आवर। तो ये जो है किलोवाट, इसी के बेसिस पे हर एक अप्लायंस को, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस को रेट किया जाता है, ठीक है, कि वो कितने किलोवाट जो है पावर कंज्यूम कर रही है, मतलब एनर्जी को कंज्यूम कर रही है एक घंटे के भीतर, एक घंटे के अंदर अंदर कितना किलोवाट एनर्जी यूज करती है। इतना समझ आ गया? तो बहुत बढ़िया बात है। तो अब इधर से ही हमने चलेंगे एक रिलेशन की तरफ। किसके रिलेशन? किलोवाट और जूल के बीच का जो रिलेशन है। किलोवाट आर जो हमने भी कमर्शियल यूनिट पढ़ा, और जूल जो वर्क डन का यूनिट है, उसके रिलेशन को समझिए। अब क्या है इसका रिलेशन? देखिए कि 1 किलोवाट पर आवर, ये अब हमें पता है इक्वल होता है 1000 वॉट के, है ना, जो एक घंटे के अंदर 1000 वॉट है, ये तो सब पता ही है। और 1 वॉट जो है वो इक्वल होता है 1 जूल ओवर 1 सेकेंड के, ये भी हमें पता है। और तो कह सकते हैं कि 1 किलोवाट जो है वो इक्वल होगा 1000 जूल ओवर सेकेंड के फॉर 1 आवर। और एक घंटा जो है वो इक्वल होता है 60 इंटू 60 सेकेंड्स। तो ओवरऑल अगर हम निकालें 1 किलोवाट होगा इक्वल 36 लाख जूल्स के, ठीक है। या कह लो इसे कि 1 किलोवाट पर आवर इज इक्वल्स टू या विल बी इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स। ये भी आसान था। क्या बात है यार, सब कुछ ही आसान लग रहा है। बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आसान ही लगना चाहिए, तभी मजा आएगा पढ़ने में, है ना। तो अब आप लोगों ने देखा होगा कि हर महीने बिजली का बिल आता है हमारे घर पे। तो अब इतना कुछ अगर बिजली के बारे में पढ़ ले हैं तो काश वो भी सीख पाते ना कि बिजली का बिल कैसे काउंट किया जाता है, मतलब कैलकुलेट किया जाता है, तो मज़ा ही आ जाए ना, है ना। घर वालों के सामने एक इमेज बन जाएगी अच्छी कि बिजली का बिल तो ये घर पे निकाल के दे जाता है। चलो मजाक का साइड, तो इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं जितने भी अभी हमने फॉर्मूलाज पढ़े हैं उनकी मदद से। तो एक एग्जांपल की मदद से मैं आपको समझाता हूँ कैसे। कि एक अप्लायंस मान लो कि फ्रिज है आपके घर में, जो 350 वॉट आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम कर रहा है और एक दिन में 10 घंटे के लिए वो चल रहा है, ठीक है ना। तो अब हमें जो है निकालना है कॉस्ट 30 दिन का, मतलब एक महीने का कॉस्ट निकालना है। और एक जो रेट है इसका वो है 3.40 रुपीस पर किलोवाट आवर के लिए। इतना समझ आ गया? तो एनर्जी का सिंपल सा फॉर्मूला हमें पता है, एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम। तो पावर क्या है हमारे पास यहाँ पे 350 वॉट। तो इसको सबसे पहले तो किलोवाट के अंदर हम कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1000 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.35 किलोवाट। ये हो गया यहाँ पे काम हमारा। अब हमें टोटल टाइम निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 10 घंटे एक दिन के अंदर यूज हो रहा है, तो 30 दिन के लिए कितना यूज होगा, 300 घंटे। ये भी बहुत आसान था, बस अब आपस में मल्टीप्लाई ही करना है हमें इससे। तो टोटल एनर्जी निकल आएगी हमारी कि एक महीने के अंदर कितनी यूज हो रही है। कर लेते हैं फिर इसको भी फटाफट से मल्टीप्लाई। तो 0.35 इंटू 300 होगा हमारे कुछ 105 किलोवाट पर आवर। निकल गया यहाँ से। तो बस 1 वोट का कितना था चार्जेस, 3.40, तो बस मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकला 357 रुपीज़। एक महीने का जो बिल है वो आएगा 357 रुपीज़। था आसान कि नहीं था? अरे मेरे को पता है बहुत आसान था, चलो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो अब ये सारे के सारे अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए हैं अच्छे से, तो आप बिल्कुल तैयार हो हीटिंग इफेक्ट को पढ़ने के लिए। हीटिंग इफेक्ट कह लो या जूल्स हीटिंग लो है। तो एक चीज़ आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस की होगी कि किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंस को ज़्यादा देर तक चला के रखो, ठीक है, या फ़ोन को भी ज़्यादा देर तक चार्जिंग लगा के रखो, या कोई भी ऐसा अप्लायंस हो, वो एकदम से बहुत ज़्यादा हीट हो जाता है। क्यों हो रहा है ये हीट?
सिंपल सी बात है, देखो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, है ना, तो रेजिस्टेंस भी होती है हर कंडक्टर के अंदर। तो ये जो रेजिस्टेंस है ये यहाँ पे काम कर रही है एज अ फ्रिक्शन। जैसे मैकेनिक्स में फ्रिक्शन काम करता है ना, वैसे यहाँ पे ये रेजिस्टेंस काम कर रही है। तो इसी रेजिस्टेंस के फ्रिक्शन की वजह से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव होते होते, जो चार्ज है मूव हो रहा है, तो धीरे धीरे अप्लायंस जो है वो कंडक्टर गर्म होना शुरू हो जाता है। तो इसका भी अब फॉर्मूला थोड़ा सा ड्राइव करेंगे कि वर्क डन इक्वल होता है चार्ज इनटू वोल्टेज की। और ओम लोगों को अगर हम थोड़ा सा मतलब करंट के बारे में जाने दोबारा से, तो हम चार्ज का फॉर्मूला निकाल सकते हैं कि आई इंटू टी, मतलब करंट इंटू टाइम टेकन। तो ओम लोगों की मदद से हम वोल्टेज का भी फॉर्मूला इजीली निकाल सकते हैं, आई इंटू आर। तो बस यही वैल्यूज उठा के यहाँ पे डाल दो, तो वर्क डन कितना हुआ, आई स्क्वायर आर टी। अच्छा, वर्क डन की बात इसलिए करें क्योंकि फ्रिक्शन जो है उसके खिलाफ कुछ काम भी तो करना पड़ेगा ना, उसी की बात करें। तो हीट का फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर टी जूल्स। समझ आ गई बात। तो ये जो है पर्टिकुलर, इसे कहते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। आई होप ये भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि फ्रिक्शन के खिलाफ जब हम काम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के खिलाफ जब काम कर रहे हैं, उससे हीट प्रोड्यूस होती है और उसी को कहते हैं जूल्स हीटिंग लॉ। फॉर्मूला उसका दे दिया मैंने आपको। अब इसका यूज़ क्या एक्चुअल लाइफ में, तो एप्लीकेशंस भी पढ़ लेते हैं अब इसकी कि एक्चुअल लाइफ में कुछ काम भी है कि ऐसी जूल्स भाई साहब दे के चले गए बस। चलो मजाक नहीं, सीरियसली बता रहा हूँ, इसके यूजेस बहुत है, हमारी लाइफ इसके बिना चलेगी नहीं। कुछ अप्लायंसेज हैं हमारे घरों में जो बहुत कॉमन से हैं। टोस्टर हो गया आपका, ओवन हो गया, आयरन होगी आपकी, ठीक है, इलेक्ट्रिक केटल होगी, या आपका हीटर हो गया, रूम हीटर। ये सारी इसी को यूज़ करते हैं। हीटर का अगर एग्जांपल ले लो, कॉइल होती है उसके अंदर, देखा होगा आपने, तो इलेक्ट्रिसिटी पास होते होते वही कॉपर की कॉइल जो है बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है और वहीं से वो रूम को भी हीट करना शुरू कर देती है, हमें भी गर्मी देना शुरू कर देती है। तो सेम प्रिंसिपल उसमें यूज़ हो रहा है। दूसरा जो अप्लायंस है जिसके बिना लाइफ बिल्कुल ही अंधेरा है, और सही में अंधेरा है, इलेक्ट्रिक बल्ब, उसमें भी यही यूज़ होता है। अब इसके अंदर एक मेटल यूज़ होता है इसके फिलामेंट में, जिसे कहते हैं टंगस्टन। क्यों यूज़ होता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस है इसका मेल्टिंग पॉइंट। तो ये हीट होता रहता है, तो मेल्ट तो होगा नहीं है, और इतना ज़्यादा हीट हो जाता है कि अंदर का टेम्परेचर ये 2500 डिग्री सेल्सियस तक ले जाता है। जी हाँ, तो बस हीट होते होते ये लाइट को भी प्रोड्यूस कर देता है। और इसके अंदर कुछ गैसेस डाली जाती है ताकि एयर के कांटेक्ट में ना आए। एयर के कांटेक्ट में आया तो फिलामेंट जल जाएगा। तो वो गैसेस होती हैं आर्गन या नाइट्रोजन, या कभी कभार तो दोनों का मिक्सचर ही डाल दिया जाता है। समझ आ गया ये। अब तीसरा जो अगेन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है फ्यूज हमारा, जो घर में यूज होता है। अब फ्यूज क्या होता है, देखिए सिंपल सी बात है कि घर का पूरा इलेक्ट्रिक सर्किट है। अब वो सर्किट पूरा का पूरा खराब ना हो, उसके अंदर बहुत कम मेल्टिंग पॉइंट वाले मेटल की वायर डाली जाती है। अब वो वायर किस चीज़ में हेल्प कर रही है, बेसिकली वो हेल्प कर रही है हमारी कि जैसे ही वोल्टेज बहुत ज़्यादा हाई आ जाए, मतलब पावर सप्लाई बहुत ज़्यादा हाई आ जाए ज़रूरत से, तो बाकी अप्लायंसेस ख़राब ना हो, इसलिए उस वायर को डाला जाता है कि हीटिंग इफेक्ट की वजह से वो वायर अपने आप ही टूट जाएगी और बाकी सारे सब्सटेंसेस ख़राब होने से बच जाएंगे, बाकी सारे अप्लायंसेस ख़राब होने से बच जाएंगे, क्योंकि वायर तो टूट ही चुकी है, सर्किट टूट चुका है। समझ आ गई बात। तो बस सर्किट ही टूट गया तो कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट सप्लाई होगा, तो करंट नहीं सप्लाई होगा तो बाकी सारे जो अप्लायंसेस हैं उनका भी नुकसान होने से बच गया। तो इस मामले में हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा एक सेवियर साबित हुआ हीटिंग लॉ हमारे लिए जूल का। तो आया समझ आ गया तो बहुत बढ़िया बात है। बस इतना ही था फिर, मतलब इस चैप्टर के लिए, मतलब कंसेप्ट्स इतने ही थे, न्यूमेरिकल्स अभी प्रैक्टिस करना बाकी है, उसके लिए वीडियो आएगी, इसलिए पहले से ही सब्सक्राइब करके रखो कि वीडियो आते ही फटाक से तुम लोगों को नोटिफिकेशन आ जाए और तुम वीडियो देख के न्यूमेरिकल सीख के मज़े से अपना एग्ज़ाम अटेम्प्ट कर सको बिना किसी टेंशन के। चलो, धन्यवाद।